अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमडी कैट के अंदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तीन टॉपिक्स जो हैं वो आज हमने स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री या स्टिचियोमेट्री भी इसको जो है वो पढ़ा जाता है। इस स्टिचियोमेट्री या स्टाइक्योमेट्री की अगर बात की जाए ना, तो इसको विषय आम के अंदर मैथ ऑफ केमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। मैथ ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर किया जाने वाला जो मैथ है ना, ये स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड होता है। बच्चों, ये जो स्टाइक्योमेट्री है, और फिर दूसरा टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और तीसरा जो टॉपिक है वो यूनिट से रिलेटेड है। अब अगर हम इस स्टाइक्योमेट्री की बात करें तो ये वर्ड स्टाइशोन से डराइव है, जिसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट। स्टाइशोन स्टाइशोन का मतलब एलिमेंट, और जो मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट से है, जियोमेट्री जैसे होती है, मेजरिंग ऑफ अर्थ, वैसी मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। यानी कि हम इसमें एलिमेंट की मेजरिंग कर रहे होते हैं, एलिमेंट की क्वांटिटी को फाइंड कर रहे होते हैं, और एलिमेंट की जो क्वांटिटी फाइंड हम कर रहे होते हैं वो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर देख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्री। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टाइक्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव। लेकिन किसको यूज करते हुए? यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में हो सकता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये बच्चों रिलेशनशिप कितनी तरह के हो सकते हैं? अगर हम इनकी बात करें, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो मैस का मैस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मैस रिलेशनशिप। मैस का मोल के साथ हो सकता है, दिस इज कॉल्ड मैस मोल रिलेशनशिप। मैस का वॉल्यूम के साथ हो सकता है, दिस इज कॉल्ड मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह हमारे पास मोल का रिलेशनशिप हो सकता है। मोल का रिलेशनशिप होगा तो किसके साथ? मैस के साथ, दिस इज कॉल्ड मोल मैस रिलेशनशिप। मोल का मोल के साथ, दिस इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप। मोल का वॉल्यूम के साथ, दिस इज कॉल्ड मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इसी तरह अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दिया जाए, तो वी कैन फाइंड द mass of the product, we can find the mole of the product, we can find the volume of the product. So this is called volume relationship. इस तरह अगर हम इनके साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी अटैच कर लें, तो जिस तरह ये लाइन रिलेशनशिप है, लाइन से बढ़ के जो है ना हमारे पास 12 रिलेशनशिप जो है ना वो बन सकते हैं। तो इन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्री।
लेकिन बच्चों जब भी हम स्टाइकियोमेट्री को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ चीजें जो है ना वो एज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ चीजों को हमें सपोज करके चलना पड़ता है। सो व्हाट आर द assumptions, then what are the postulates ऑफ स्टाइकियोमेट्री? क्योंकि जब तक ये postulates जो है ना ये फुलफिल नहीं होंगे, ये assumptions फुलफिल नहीं होंगे, तब तक हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी बातें जो हमें फुलफिल होना जरूरी है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को करने के लिए? तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो है, ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारे रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज होने चाहिए? प्रोडक्ट्स के अंदर। सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होने का मतलब ये है कि रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन हो और इन 4 ऑप्शन में से आपसे कहा जाए कि स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन नॉट बी अप्लाई ऑन। तो आपने देखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसके ऊपर हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली चेंज नहीं होते। सेकेंडली, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड प्रोडक्ट में साइड रिएक्शन में होना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए। और थर्डली, वही ऊपर वाली बात, 2 लॉज मस्ट बी अवेयर। पहला हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या मैटर भी इसको कहा जाता है, और सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर ये 2 लॉज जो है ना वो हमारे पास फुलफिल होते हैं तो मास कंजर्व रहता है और बनने वाली प्रोडक्ट के दरमियान एक डेफिनेट रेशो होती है, तो फिर हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये इनमें से कोई भी बात एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके बाद जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पढ़ते हो, एमसीक्यू भी पढ़ा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो उसकी लिमिटेशन कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसको देखकर हम किन बातों का अंदाजा नहीं लगा सकते। व्हाट आर लिमिटेशंस? तो सबसे पहली हमारे पास लिमिटेशन क्या होता है, तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है ये कितनी स्पीड से हुआ होगा? नहीं बता सकते। सेकेंड, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये किन कंडीशंस के ऊपर हुआ है वो हमें मेंशन करनी पड़ती है। इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, ये कैटालिस्ट यूज किया। इसके अलावा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स मैं शॉर्टली इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड प्रोडक्ट्स इसको P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें फिजिकल स्टेट्स मेंशन करने पड़ते हैं कि ये रिएक्टेंट सॉलिड में हुआ, लिक्विड या गैस के अंदर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बताते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, रेट इक्वेशन, ये भी हमें किससे पता नहीं चलता, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। रेट इक्वेशन अगर पता नहीं चलेगी तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलेगा, मैकेनिज्म का पता नहीं चलेगा। ये 2 चीजें भी इसके साथ अटैच करनी ही होती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक किस चीज से होता है कि आया कोई भी रिएक्शन अगर आपने लिखा है तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, या आपने ऐसे ही अपनी तरफ से लिख दिया, तो ये भी फिजिबिलिटी के अंदर जो है वो हमारे पास आता है। इसका ताल्लुक भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से है कि ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ
लेकिन वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड नहीं करते। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जितनी हमने करनी है, ये सारे इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हमने देखने हैं, इसका ताल्लुक जो है ना वो एक ऐसे रिएक्टेंट के साथ आ जाता है जो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग। तो बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो ताल्लुक है ना, विदाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट मोर देन वन रिएक्टेंट के अंदर हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आज का लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर आप 2025 का पेपर उठा के देखें, चाहे यूएचएस का, चाहे SIVA का, चाहे KMU का, चाहे बम्स का, तो उसके अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से उठाए गए हैं। मोल में से उसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, एक स्टाइकियोमेट्री से, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट और तीसरा पीरियड से। बिल्कुल एंड के ऊपर, इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद एंड के ऊपर जो है ना वो मैं आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करवाऊंगा 2025 के अंदर। आप देखिएगा कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज में है ना वो पूछे गए। तो ये 3 टॉपिक भी उठाए गए हैं और ये बड़ी एक कॉमन चीज देखने में आई है कि पेपर के अंदर उसने एक अथॉरिटी ने जो क्वेश्चन उठाए हैं, बाकियों ने भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तकरीबन सेम ही टॉपिक सेम होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते। यूएचएस की बात की जाए तो वो तो हर साल जो है ना परसेंटेज यील्ड से ही क्वेश्चन उठा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि पक्का बंदा हाई जवाब बने। तो बच्चों अगर आपने ये चीज कर ली है, ये पहला यूनिट जो है अगर आप कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए मैथ वाला पोर्शन केमिस्ट्री का जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे के लिए 2 ही टॉपिक बड़े मुश्किल होते हैं, एक मोल वाला और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रख के बच्चों को 360 पे घुमाया जाता है ना, तो वो वाकई घूम जाता है। उसके बाद बच्चों की केमिस्ट्री आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा जाता था ना कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है, ठीक है, वैसे ही आगे केमिस्ट्री आसान है। नजरें आज भी इस बंदे को घोट रही हैं जो कहता था मैट्रिक का लो आगे पढ़ाई आसान है। शायद बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिटिंग मतलब द रिएक्टेंट which controls the amount of react, controls amount of product। या हम इसको इस तरह से ये लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट स्टॉप्स द रिएक्शन, या द रिएक्टेंट which controls the reaction, stops the reaction, controls the reaction is called limiting reactant। इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस तब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक हम लिमिटिंग रिएक्टेंट तक ना पहुंच जाए। अब कौन कौन से स्टेप्स जो है ना वो हमें उठाने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं किसको फाइंड करने के लिए? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि जब तक हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम प्रोडक्ट का आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही किसको कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी प्रोडक्ट को। तो हमें कौन से स्टेप्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे? तो सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपको क्या दिया जाएगा? मैस। जैसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहले आपने काम क्या करना है कि उन गिवन अमाउंट से जो है ना मैस ऑफ रिएक्टेंट से
आपने किसको फाइंड करना होगा, मोल्स ऑफ ईच रिएक्ट। हर रिएक्टेंट के जो है ना आपने पहले क्या फाइंड कर लेने, मोल्स से। जैसे अगर मैंने 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन कहा तो पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें आप। नंबर ऑफ मोल्स जब आप फाइंड कर लें, अगला स्टेप आपने क्या करना है, मोल रेशो। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज मोल रेशो। बच्चों मोल रेशो निकालने के लिए जो है ना, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, ये वर्ड मैंने लिखा है कैलकुलेट, और डिवाइड इसको किससे कर देना है आपने, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर कोफिशिएंट? कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना अपेयर हो रहे होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, उसको हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। देखेंगे, हम एक एग्जांपल भी करेंगे सर। और फिर आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट गिव लीस्ट मोल रेशो। जो लीस्ट मोल रेशो आपके पास दे रहा होगा ना, वही हमारे पास क्या कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी द लिमिटिव। तो अगर आप इन स्टेप्स को जो है ना वो फॉलो कर लेंगे तो आप किस तक पहुंच सकते हो, लिमिटिव में। ये एक शॉर्टकट वे है लिमिटिव रिएक्टेंट, क्योंकि कैलकुलेटर लो नहीं है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के ही हो गया है। हमारे पास टाइम भी तकरीबन 1 मिनट का है, तो उसके अंदर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें तो शॉर्टकट मारना है। तो ये शॉर्ट वे है बच्चों। एक रिएक्टेंट हमारे पास आ जाता है जो क्या कहलाता है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो व्हाट इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट? इस नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो है ना वो हम क्या नाम भी देते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट का नाम भी दिया जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट। नाम से जाहिर है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जैसे आपने कोयले को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोयला तो जल गया, पीछे क्या रह गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब कोयला जब तक जलता रहा CO2 बनता रहा। CO2 का बनना कार्बन की क्वांटिटी के ऊपर बेस कर रहा है, तो कार्बन एक क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन ऑक्सीजन तो पड़ी हुई है ना, वो तो इंतजार कर रही है कि कोई आए और वो उसको जलाए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है, और हम देखेंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि द रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, जो बच चुका है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद जो क्वांटिटी रिएक्टेंट की बच गई है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन लिमिटिंग। तो जब भी कोई रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो उसमें से एक रिएक्टेंट हमेशा हमने क्या रखा होता है, एक्सेस रिएक्टेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा जो है ना सिग्निफिकेंस भी आपको बता देता हूँ। ऐसे ही MCQ जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बुक रीडिंग है ना वो आपने नहीं छोड़ना, चाहे आपके पास सिंध बोर्ड की बुक है, चाहे पंजाब है, फेडरल है, KPK है, या आपके पास बलूचिस्तान की बुक है। बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिखने में सिर्फ आपको थ्योरी लग रही है, लेकिन जब हम इसके MCQ करेंगे ना फिर आपको आइडिया होगा कि ये जो 9 टाइप्स के रिलेशनशिप, 12 टाइप के हमने रिलेशनशिप देखे हैं बेस्ड ऑन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो इसमें बहुत सारे MCQ निकलेंगे, और ये MCQ भी आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के एक्सपीरियंस से यही लगता है कि ये जो है ना MCQ को संजीदा पाए गए हैं। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों रखा जाता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, व्हाई? तो इसका मकसद ये होता है
कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसपे हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, you completely used up. Expensive reactant, R stand for reactant, completely used up. ताकि जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो सारे का सारा जो है ना वो यूज हो रहा है, इसलिए हमने एक रिएक्टेंट को जो लेस एक्सपेंसिव है उसको लार्ज क्वांटिटी के अंदर रखना होता है। और बच्चों सेकेंडली, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ना बोर्ड के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, तो व्हाई वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो मकसद ये है। तो बच्चों ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, ये वो बातें हैं जो आपने याद रखनी है और एज इट इज आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि अभी तो ये ट्रेलर है, ये जब हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे ना फिर आपको आइडिया होगा कि क्या होना चाहिए। जी तो देखो, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब हम बहुत सारे जो है ना वो इसके एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा और डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज की जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। चीज हम नहीं छोड़ेंगे, जो चीज हमने पकड़ी है तो उसको इतने अच्छी तरह से हमने करना है तो उस पर कोई कसर वाकई ना होगा। कसर सिर्फ आपके प्रैक्टिस की होगी, जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह से सुन लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आए वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर दे दिया है प्रैक्टिस एमसीक्यूज फलां जगह से आप देख लीजिए, अगर नहीं मिलता हमारा एमबीगेड बेसिक प्रैक्टिस एमसीक्यूज के ऊपर बैठता है। अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ ऑफ केमिस्ट्री, स्टाइकियोमेट्री, लिमिटिंग। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है फिर नहीं होता। ये काम हम नहीं कर रहे बच्चों, हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना दो तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसके अंदर जो है ना वो क्या चीज इन्वॉल्व होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। LR स्टैंड फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करते हैं वो तो पता होना चाहिए ना। स्टार्ट से बेसिक चीजें हम लेके चलेंगे और स्लोली उसको लेके चलेंगे, और स्टाइकियोमेट्रिक के सारे जितने भी हमारे पास 16 या 9 रिलेशनशिप आ जाते हैं हम देखेंगे। मल्टीपल टाइप के जो है ना वो एमसीक्यूज है इसके अंदर सॉल्व करते। जैसे सबसे आसान सा एमसीक्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाता है कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम, चले 12 ग्राम ले लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉर्म अमोनिया, फाइंड द लिमिटिंग लेवल। कि बताएं इनमें से जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा। अल्फा ऑप्शन हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन, बीटा ऑप्शन हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजन, चार्ली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है अमोनिया, और डेल्टा ऑप्शन आ जाता है बोथ कंप्लीटली कंज्यूम्ड। दोनों जो है ना जो कंज्यूम हो चुके हैं, कोई भी अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगी। तो बच्चों चलते हैं इसकी फाइंडिंग की तरफ। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये मैसेज है, इनसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन इससे भी पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, हैबर प्रोसेस आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसकी इक्वेशन बना लेनी है, क्योंकि
ये सारा काम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे बेस करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल कोई इक्वेशन उठा के देगा, देगा भी तो ऊपर इंफॉर्मेशन होगी या इक्वेशन लिखी होगी, पास्ट पेपर के अंदर ऐसे किया हुआ उसने। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्योंकि हम ये सारी पोस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं और स्टाइकियोमेट्री का ताल्लुक ही रिवर्सिबल रिएक्शन से, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सबसे पहले आपने किसको कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नाइट्रोजन को, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हाइड्रोजन को, और फिर क्या निकाल लेंगे, मोल रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पिछले टॉपिक हमने पढ़ लिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, 28। तो ये बन गया हमारे पास 1/2। 1/2 को हाफ भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गिवन मास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, आंसर कितना आ गया, 6 मोल। ये हाफ मोल आ गया, ये 6 मोल आ गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम किस चीज को फाइंड करेंगे, मोल रेशो को। बच्चों मोल रेशो हम किस तरह से निकालते हैं, इसकी फाइंडिंग जो है किस तरह से की जाती है। तो मैंने आपको फार्मूला जो है ना पीछे बताया हुआ है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने मोल रेशो किस तरह निकालनी है, नाइट्रोजन की। तो मोल रेशो किसकी निकाल लेनी है, हाइड्रोजन। देखो ये जो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड इन केस ऑफ नाइट्रोजन, हाफ को क्या भी लिखते हैं 0.5। इसको डिवाइड किससे कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये 1 है। ये 1 ये याद रखना है, ये आगे पूरी केमिस्ट्री में कोएफिशिएंट का वर्ड आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो फिर ही हम काम सही कर सकेंगे। 0.5 आ गया मोल रेशो नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की मोल रेशो का नाम कैलकुलेटेड मोल्स, दिस कैलकुलेटेड 6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2। हाँ जी बताएं जरा मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट मोल रेशो। सो नाइट्रोजन गिविंग द लीस्ट मोल रेशो, तो जो लीस्ट मोल रेशो देता है वो ही हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये है ये जो नाइट्रोजन है दिस विल बी कंसीडर्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बताया इसमें राइट ऑप्शन कौन सी होती है, ये बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। व्हिच इज मेरे अजीज बच्चों ये आंसर आपने निकाला। शुरू बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको लेके चलेंगे बच्चों। अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिंध SIBA और इसके अलावा जो KPK का ईटा है, अब ईटा ही हो जाएगा, पहले KME था, उसमें उसने एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड बिल्कुल सेम पूछा हुआ है कि बताया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड कितनी हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना किसी के बैनो गुमान में भी नहीं थे, पहले कभी नहीं पूछे गए थे, लेकिन 25 में उसने बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। ये बात नहीं, एंड पे हम करेंगे इसी क्वेश्चन को, मैं पहले लेके जाऊंगा ना कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता हूँ। अब जरा देखिएगा, इसको कंटिन्यू करना है आपने। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाँ जी बताएं जी, सबसे पहला काम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। बच्चों अमोनिया के कितने मोल्स है ना वो हमारे पास मांगे हो। पहले तो आपने आंसर करना है, ये स्टाइकियोमेट्री का कौन सा रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं जी। हाँ जी मैस गिवन है और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ कौन सा रिलेशनशिप हुआ, मैस मोल रिलेशनशिप।
और क्वेश्चन की टाइप जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले हमें फाइंड करना हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फाइंडिंग हमने कर ली है कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही किसकी अमाउंट को कंट्रोल करेगा, अमोनिया का। बच्चों हमारे पास सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए और पीछे इसके आपकी मेहनत होनी चाहिए, माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए। फिर देखिएगा कैसे नहीं हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब जरा आपने देखना है, ये देखें हमारे पास नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हाउ मेनी मोल्स? हाफ मोल। 14 ग्राम से हाफ मोल है। हाफ मोल से पता चलाना है कि अमोनिया के कितने मोल्स बन गए। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ इक्वेशन आपके सामने हो, दुनिया जहां का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। सबसे पहले आपने जो है ना जिसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है उसको रखना है राइट साइड पे। ये अगर वो कहता है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की मोल्स निकालो तो आप हाइड्रोजन को राइट साइड पर रखते हो। अमोनिया कहा है तो अमोनिया को रखना है। सब जरा ऑब्जर्व करें। सबसे पहले सहारा लेना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। देखो एक मोल जो है ना नाइट्रोजन का, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मोल्स। दिस वैल्यू 1:2 टेकन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक मोल 2 दे रहा है, एक मोल तो नहीं कहा ना, उसने कहा कि 14 ग्राम के हिसाब से बताओ। ये 14 ग्राम के हिसाब से जिसकी मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं हाफ। एक 2 दे रहा है तो बताओ हाफ कितने देगा। ये 2 को ऊपर रखना है, लेफ्ट साइड वाले 1 से डिवाइड करने हैं, जो कहा गया है उससे मल्टीप्लाई करने हैं। बताओ आंसर कितना आ गया हमारे पास? 0.1। सॉरी, तो ये हमारे पास जो है ना 1 मोल ऑफ अमोनिया will form when 14 ग्राम of nitrogen reacts with 12 ग्राम of hydrogen। आंसर आ गया जी 1 मोल ऑफ अमोनिया। जो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है जी। अच्छा अब जरा इस क्वेश्चन अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर वो आपसे कहता है कि जी मोल्स नहीं चाहिए, ये देखिए कहता है जी मैस ऑफ अमोनिया बताओ कितना होगा, मैस फाइंड करो। वो कहते हैं जी हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करो, अमोनिया में कितना होगा। वो कहते हैं जी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। पिछला टॉपिक पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो पीछे वाली वीडियो आपने देख लेनी है। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप होगी कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पैनिक होने की और इसमें टेंशन लेने की। ये देखो ये क्वेश्चन अब इसी को थोड़ा मोल्ड करके ये भी पूछा जा सकता है। मैथ्स का है ना, मोल्स आगे बताओ जरा मुझे। मोल्स अगर दिए हूँ मैथ्स निकालू तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर मैथ्स से। मोलर मैथ्स कितना होता है? 7 मोल्स ही है, वॉल्यूम निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर वॉल्यूम से। एक मोल है तो 22.414 आ जाएगा। मैथ्स है, एक मोल का कितना होता है? 7। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल कितने? एवोगैड्रो 6.02 10⁻²। समझ लगी इस बात को? तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सर ने मोल वाला करवाया तो वही पूछेगा, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आ जाए जरा भाई वो वाले क्वेश्चन जो पिछली दफा उसने 25 के अंदर पूछ लिए थे। मैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो एंड पे, हम वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना, या एक एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर जरूर मैं आपको करवाऊंगा इस सारे यूनिट के। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज की भरमार हो गई क्योंकि पहला यूनिट ही प्रैक्टिस बेस्ड है। पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, पता है स्टाइकियोमेट्री क्या है, मोल का फार्मूला क्या है। ठीक है, उसको हम घसीटते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। बच्चे का एग्जामिनेशन तब होता है जब उससे कहा जाता है हाँ भी अब ये क्वेश्चन है इसको फाइंड, फिर वो सोचता है परिणाम क्या कर रहे हैं। सारी कैलकुलेशन है बच्चों। अब आ जाए जी यही वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि आपको थोड़ा पहुंचेगा। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
क्वेश्चन मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे भी पूछ रहे होते हैं कि सर ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। वो लिखना जरूरी है ताकि बच्चा बेचारा जो है ना बेस उसकी थोड़ी बन जाए, परफॉर्म होने में। हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनना है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट। अब देखिए, हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों पीछे फाइंड कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा होगा। मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना हमने फाइंड किया हुआ है। अगर ये वैसे ही क्वेश्चन एक नया आएगा आपके सामने तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन इज दी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इसको क्या भी कहा जाता है, एक्सेसरी। अब हमें पता ये चलाना है कि नाइट्रोजन के हाफ मोल के अगेंस्ट हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, क्योंकि ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या चाहिए हमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म UnH3। तो ये जो 14 ग्राम है, ये जो 14 ग्राम है, सिर्फ इससे ही हमें पता चलाना है कि ये हाइड्रोजन के साथ कितना यूज होगा। ठीक है, 14 ग्राम मोल्स कितने हैं। अब देखो कंपैरिजन, हमें नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं, तो कंपैरिजन नाइट्रोजन और किसका होगा, हाइड्रोजन का। जरा चेक करें पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक के साथ 3 रिएक्ट करेंगे, एक के साथ 3 रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमें कहा गया 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा। ये देखो 14 ग्राम निकाला हुआ है हमने, हाफ मोल बनते हैं बच्चों। हाफ मोल के साथ हाइड्रोजन कितना यूज होगा, 3 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये जो आप मैट्रिक वगैरह में जो है ना जूनियर क्लासेस के अंदर जो पढ़ रहे होते हो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5। कितने मोल बन जाएंगे, 1.5 मोल। किसके, हाइड्रोजन के। फाइंड कर लिया हमने। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स कितने कंज्यूम होंगे बच्चों, 1.5। ये चीज। अच्छा, सपोज उसने मैस कहा है, मोल आ गए हैं ना, तो फिर यही वाली चीज, मैस कहा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देना, मोलर मैस से 2 होते हैं। वॉल्यूम का है तो मल्टीप्लाई 22 से कर देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है तो मल्टीप्लाई एवोगैड्रो से कर देना। तो बच्चों ये आगे कंज्यूम्ड नंबर ऑफ मोल्स किसके, ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि कौन से हमारे पास है। अब आ जाए जरा इसी क्वेश्चन को जरा कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है कि जी 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 12 gram of hydrogen to form ammonia। आपने बताना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। ये देखो, अभी एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन खोले, लेकिन बच्चों ये कोई भी शुरुआत है। देखो टैग क्या लगा है, क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी तो बात जो है ना बहुत बढ़ चुकी है, तो आगे तक चलना है हमने, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। ठीक है, काम हमने ऐसा करना है कि हमें जो है ना, जैसा क्वेश्चन फिर एंड तक जैसा मर्जी पूछ ले वो, उसको छोड़े ना। ये देखिए लेफ्ट बिहाइंड कंज्यूम कितने हैं, ये देखो अभी ऊपर फाइंड किया है। अगर नया क्वेश्चन आपके सामने है तो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, मुझे यूज कितने हुए हैं, कंज्यूम का मतलब होता है यूज्ड कितने हुए हैं। ये हमारे पास जो कंज्यूम्ड है ना, वो अभी हमने फाइंड की है, कितनी तादाद उनकी आ जाती है 1.5 ये। अच्छा आप बताएं जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट टेकन, लिए कितने गए हैं या स्टार्ट गया मेरे को, देखो ना ये लिखा हुआ है 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, 12 ग्राम। अच्छा ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्ड है, ये हमने ऊपर फाइंड कर लिए हैं 1.5। और नंबर ऑफ मोल्स नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट टेकन इनिशियली नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है बच्चों, ये हम बात कर चुके हैं कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पहले प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब देखिए 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब मोल्स इसके कितने बनते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2। मोल्स निकालने ना, मोल्स के होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। इनिशियली तो हमने इसके 6 मोल्स लिए हैं, लेकिन जो कंज्यूम है वो जस्ट कितने हैं 1.5। देखो हमारा टास्क किसको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट में तो फाइंड करना है बस। जाया जरा किस तरह से होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कितने जो है ना बाकी बच चुके हैं, ये हमने फाइंड करना है टोटल या टेकन माइनस कंज्यूम्ड। ये बात याद रखनी है क्योंकि इस साल मतलब जो पिछला साल है उसमें हमारे पास जो बलूचिस्तान है और उसके अलावा जो SIB है सिंध का है, उसके अंदर पूछा है क्वेश्चन यहाँ से है। तो इसलिए बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इस बार में है ना, पिछली बार उसने पूछ लिया था। अब टोटल हमारे पास कितने हैं 6 और कंज्यूम हमारे पास कितने हैं 1.5। तो 6 में से ना आप 1.5 जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा 4.5। आंसर आ गया 4.5 नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री का एक ओवरव्यू देखना है तो आपने ये चेक करना है कि इसमें से हमारे पास बच्चों अगर ये आपको जो है ना वो क्वेश्चन एक दफ़ा अच्छी तरह से आ जाते हैं तो उम्मीद है कि आपके लिए जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ना पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा और बहुत सारे स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप जो है ना वो डिस्कस करेंगे।